आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना न्यू टॉपिक दैट व्हाट इज अ सेंटेंस एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। जुमला क्या होता है और जुमले की कितनी इकसाम होती हैं। ठीक है, हमने बात कर ली फ्रेज की और क्लॉज की। हमें पता चल गया जो फ्रेज होता है उसका कोई मतलब नहीं होता। ठीक है, उसमें क्या होगा, सिर्फ ऑब्जेक्ट होगा हमारे पास। लेकिन जो हमारे पास होता है क्लॉज, क्लॉज में हमारे पास क्या होता है, मतलब क्लास समझ में आता है हमें, वर्ब हमारे और पास सिर्फ सब्जेक्ट भी होगा सब्जेक्ट और और वर्ब। वर्ब भी होगा। लेकिन हमें बात समझ में आती है। हमें पता चल गया क्लॉज क्या होता है, फ्रेज क्या होता है, पर हमें ये नहीं पता कि सेंटेंस क्या होता है, मतलब हमें सही डिटेल में नहीं पता। तो अब हम आज पढ़ेंगे कि सेंटेंस क्या होता है। Sentence may be defined as a group of words that contain a subject and a predicate and express a complete thought. एक सब्जेक्ट जो सेंटेंस होता है इसको वैसे डिफाइन कर सकते हैं कि एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जिसमें बहुत सारे ये लफ्जों का मजमा है, और इसमें एक सब्जेक्ट भी होगा, एक प्रेडिकेट भी होगा। हम आगे पढ़ेंगे कि प्रेडिकेट क्या होता है, और ये एक्सप्रेस करता है एक कंप्लीट थॉट को। इसमें हमें हमारे जुमले की मुकम्मल समझ आती है, हमें मुकम्मल पता चलता है कि हम क्या बात कर रहे हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं। हमें आधी बात की समझ नहीं आती, पूरी की बात की समझ आती है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। सब द बेबी इज स्माइलिंग। अब हमें पता चल रहा है कि किसकी बात हो रही है, बेबी की बात हो रही है। बेबी हमारा सब्जेक्ट है और इसको फॉलो किसने किया है, इसके प्रेडिकेट ने किया है। क्या कर रहा है, वो स्माइल कर रहा है। अगर होता था बेबी इज, मतलब इसमें सिर्फ होता है या फिर बेबी इज या फिर इज स्माइलिंग, तो क्या होता, सिर्फ हमारे पास यहाँ पे क्या कर रहा है, ऑब्जेक्ट है, तो हमारे पास ये फ्रेज हो जाता। लेकिन हमें समझ नहीं आती। हमें समझ सिर्फ तब आएगी जब हमारे पास प्रॉपर उसमें सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा और ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं इसकी अगली जो स्लाइड दी हुई है। माई पेट इज कॉला। सो माई पेट किसकी बात हो रही है, पेट की, सब्जेक्ट, और उसके आगे इन्होंने एक प्रेडिकेट लगा दिया है। अब हम आगे देखते हैं कि सेंटेंस को क्लासिफाई कैसे करते हैं। सेंटेंस को हम दो तरीकों में क्लासिफाई कर देते हैं, दो तरीकों से क्लासिफाई करते हैं। एक तो उसके इस्तेमाल के मुताबिक और एक तो उसकी फॉर्म के मुताबिक, कि वो इस्तेमाल कहाँ होगा। जैसे कि अगर मैंने आपसे सवाल पूछना है, क्या मैं बहुत बुरी हूँ, एम आई दिस बैड। ठीक है, अब आपको कहाँ मैंने इस्तेमाल करना था ये सेंटेंस, मैंने ये सवालिया तौर पे इस्तेमाल करना था। लेकिन मैं ये भी तो कह सकती हूँ, एम आई दिस बैड, नो। ठीक है, अब मैं भी कह सकती हूँ यू एट द एप्पल। अब ये मैं पूछ रही हूँ आपसे, ये आपको बता रही हूँ, ये आपको नहीं पता चलेगा। तो हम सेंटेंस को इस तरह भी क्लासिफाई करते हैं कि मैं कह दूं एम आई डू यू ईट द एप्पल। अब मुझे पता चल गया कि ये सेंटेंस मेरा किस तरफ जा रहा है। यू एट द एप्पल, नो। अब मैंने उस सेंस में कह दिया है, या मैं कह रही हूँ यू एट द एप्पल, तुमने खाया था। मैं आपसे पूछ नहीं रही, बता रही हूँ। तो सेंटेंस को हम किस तरह से इस्तेमाल करें उसके मुताबिक, और ये इसकी कौन सी फॉर्म है। ठीक है, अब हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सेंटेंस अकॉर्डिंग टू द यूज, उसके यस। इस्तेमाल के मुताबिक हम कैसे उसको, हम उन्हें आगे और डिवाइड करते हैं। आगे देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू यूज पहले देखते हैं। अकॉर्डिंग टू यूज हम इसको चार हिस्सों में तकसीम कर देते हैं, डिक्लेरेटिव, इम्पेरेटिव, इंटेरोगेटिव और एक्सक्लेमेटरी। ठीक है, चार सेंटेंसेस होते हैं, डिक्लेरेटिव, इम्पेरेटिव, इंटेरोगेटिव एंड एक्सक्लेमेटरी। ठीक है, यस। डिक्लेरेटिव सेंटेंस क्या होता है। अगर आपने कभी ये वर्ड सुना हो कि आज रिजल्ट डिक्लेयर हो गया था, डिक्लेयर हो गया था मतलब ये है कि वो नुमाया हो गया था, बता दिया गया था, डिक्लेयर कर दिया गया था। ठीक है, तो इसी तरह डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं। डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस में हमें कोई चीज डिक्लेयर कर दी जाती है, हमें बता दिया जाती है, एक बात, सीधी सीधी बात बता दी जाती है। वो कोई फैक्ट भी हो सकता है। फैक्ट क्या होता है, फैक्ट एक ऐसी बात होती है जिसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। वी कैन नॉट डिनाई दिस। अगर मैं आपको कहती हूँ कि सूरज मशरिक से निकलता है या मगरब से निकलता है या जनूब से निकलता है, ये बात हमें पता है, ये एक फैक्ट है, ये वहीं से निकलेगा। ठीक है, द सन सेट्स इन द ईस्ट, ये बात फैक्ट है। आप चाहे कुछ भी कहते हैं, सन ने उधर ही जाना है, उधर ही गरूब होना है। ठीक है, तो अगर मैं कहती हूँ बादल के बाद रेनबो होती है, मतलब बारिश के बाद रेनबो निकल आती है, तब भी बारिश के बाद रेनबो निकलनी है, ये एक फैक्ट है, इसको नहीं कोई बदल सकता। ऐसे कोई भी बात जो एक फैक्ट होती है जिसे कोई नहीं बदल सकता, उसको हम कहते हैं फैक्ट।
तो ये एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस जो होता है, इसको आप सादा लफ्जों में पॉजिटिव सेंटेंस भी कह सकते हैं। जैसे कि मैं आम यस। खाती हूँ, आपने डिक्लेयर कर दिया, आपने बता दिया है। इसमें आप कुछ ना कुछ डिक्लेयर करते हैं या आप कुछ ना कुछ स्टेट करते हैं, बताते हैं। ठीक है। डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस बहुत सिंपल से होते हैं। जैसे कि द स्टूडेंट्स आर प्लेइंग बास्केटबॉल। अब स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं? दे आर प्लेइंग द बास्केटबॉल। इसमें हमारे पास सब्जेक्ट है हमारा, और उसके बाद आगे एक उन्होंने प्रेडिकेट को फॉलो कर दिया। द स्टूडेंट्स आर प्लेइंग बास्केटबॉल। अब ये देखें, कुछ भी नहीं था इसमें, बस बताया गया है कि क्या काम हो रहा है, या स्टूडेंट्स के बारे में बताया गया वो क्या कर रहे हैं। ठीक है। क्लियर। यस। डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस के बारे में हम थोड़ा सा और पढ़ेंगे कि डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं। डिक्लेरेटिव सेंटेंस में द सब्जेक्ट यूजुअली कम्स बिफोर द वर्ब। सब्जेक्ट सबसे पहले आता है हमारे पास। अगर आपको याद हो कि हमने जब सिंपल सेंटेंसेस किए थे, तो मैंने आपको एक बात बताई थी कि सेंटेंस बनता है सब्जेक्ट, सबसे पहले हमारे पास आता है सब्जेक्ट। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ थोड़ा सा, इसको थोड़ा सा कर देते हैं। सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आता है। तो डिक्लेरेटिव सेंटेंस में हमारे पास क्या आता है? वर्ब बाद में आता है और सब्जेक्ट पहले आता है। इट स्टार्ट्स विद अ कैपिटल लेटर। हमने पंक्चुएशन पढ़ी थी, आपको याद हो तो उसमें सबसे पहली चीज हमने क्या पढ़ी थी कि हमने पंक्चुएट करना होता है। इट स्टार्ट्स विद अ कैपिटल लेटर एंड एंड्स विद अ फुल स्टॉप। ठीक है। एंड ड्रॉप अ पिच इन द स्पीच। एंड इट ड्रॉप्स अ पिच इन द स्पीच एज वेल का मतलब ये है, आई ईट द एप्पल। मतलब इसमें एक ड्रॉप आता है। इसमें हम ये नहीं कहते डू यू ईट द एप्पल और आर यू ईटिंग द एप्पल, नो। या हम इसमें एक्सक्लेमेशन मार्क नहीं यूज करते, क्वेश्चन मार्क नहीं यूज करते। डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस के एंड पे हमेशा फुल स्टॉप आता है, और ये स्टार्ट हमेशा एक कैपिटल लेटर से होते हैं। क्लियर। अब हम आगे देख लेते हैं। द स्टूडेंट्स आर प्लेइंग फुटबॉल। फिर से वही बात कि हम लोगों का एक सादा सा सेंटेंस था। स्टूडेंट्स क्या थे हमारे पास? यहाँ पे हम थोड़ा सा उसको एक और दफा देख लेते हैं। ये स्टूडेंट्स क्या थे हमारे पास? इसमें हमारा सब्जेक्ट क्या था? स्टूडेंट्स पहले आ गए, और फिर वर्ब क्या है हमारा? प्लेइंग। तो हमारा वर्ब कब आया है? बाद में आया है। ठीक है। उसके बाद हम आगे देख लेते हैं। वो आगे बहुत सी हाँ। एग्जाम्पल्स दी हुई हैं। स्टूडेंट स्टडी देयर लेसन। स्टडी और स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट और वर्ब। ही इज द ओनली ओनर ऑफ द लॉट वेयर आवर हाउस स्टैंड्स। तो ही हमारे पास क्या है? हमारा सब्जेक्ट है, और जहाँ पे हमारा हाउस स्टैंड करता है, ऑनर है वो करता है, और आगे के प्रेडिकेट आ गया जिसमें हमारे पास वर्ब किया है। आई एम अ टीचर। अभी देखिए फुल स्टॉप है इसके एंड पे भी, और मैं क्या हूँ? टीचर हूँ। एक प्रॉपर सेंटेंस हमें बताया जा रहा है, एक फैक्ट बताया जा रहा है कि मैं टीचर हूँ, अपने बारे में एक बात स्टेट की जा रही है। द सन राइजेज इन द ईस्ट। अभी देखिए ये एक फैक्ट है कि सन राइज करता है ईस्ट में। अब ये कोई नहीं बदल सकता इस फैक्ट को, और जितने भी फैक्ट होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? कि वो डिक्लेरेटिव सेंटेंस की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है। उसके बाद अब हम देखते हैं कि हमारी दूसरी टाइप कौन सी थी, दूसरी किस्म कौन सी थी सेंटेंसेस की। दूसरी किस्म जो सेंटेंसेस की है वो है इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। ठीक है। अब वो कौन से सेंटेंसेस होते हैं? अक्सर आपके घर में कभी काम करवाना, आपकी अम्मी ने तो क्या कहती हैं? वो ये नहीं कहती हैं कि आप वहां जाएंगे और ये लेकर आएंगे, वो कहती है जाओ और लेकर आओ। उनके एक जुमले में एक हुक्म होता है। आपकी टीचर ये नहीं कहती कि आप किताब खोलेंगे और लिखेंगे, वो कहते हैं आप किताब खोलें। वो आपको एक ऑर्डर देती हैं, वो आपको एक कमांड देती हैं, वो आपसे या फिर रिक्वेस्ट करती हैं कि जाओ जाकर लेकर आओ प्लीज, या ये खोलो प्लीज। ठीक है। तो एन इम्पेरेटिव सेंटेंस इज द वन विच एक्सप्रेसेस अ रिक्वेस्ट, कमांड और एन ऑर्डर। जिसमें क्या हो सकता है? एक रिक्वेस्ट हो सकती है, कमांड हो सकती है, और एक ऑर्डर हो सकता है। ठीक है। जैसे कि मैं कह दूं प्लीज टर्न ऑफ योर माइक, प्लीज टर्न ऑन योर माइक, प्लीज प्ले द वीडियो। तो मैं क्या कर रही हूँ? मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ आपसे। मैं आपसे जो है एक पोलाइट रिक्वेस्ट कर रही हूँ। तो ये क्या है? ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है। उसके बाद कमांड। कमांड डिफरेंट होती है। जैसे मैं आपसे कहूँ कि यू हैव टू डू दिस। ठीक है, ये आपका एक काम है जो आपने करना है, मैंने आपको कमांड दे दी है और आप फिर उस पर फॉलो करेंगी, उस पर अमल करेंगी। उसके बाद आ जाता है ऑर्डर। ऑर्डर होता है गो एंड डू दिस, डू इट राइट नाउ। हमने हुक्म दे दिया है जिसको कोई टाल नहीं सकता। तो इन तीनों कैटेगरीज में, रिक्वेस्ट, कमांड और ऑर्डर में, हम क्या करते हैं? ये तीनों क्या होती हैं? ये तीनों इम्पेरेटिव सेंटेंसेस की कैटेगरी में फॉल करती हैं। क्लियर। अब हम आगे देखते हैं। प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। यहाँ पे क्या हो रहा है? रिक्वेस्ट की जा रही है। और देखिए जैसे ही आपने एक रिक्वेस्टिंग वर्ड लगाया, प्लीज लगाया,
उसके फौरन बाद क्या है, कॉमा आ जाता है, प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। ठीक है, तो ये हमारे पास एक इम्पेरेटिव सेंटेंसेस है। अब इम्पेरेटिव सेंटेंस में क्या होता है, बिल्कुल जैसे मैंने आपको बताया था पहले भी, कि हम कभी भी पंक्चुएशन स्टार्ट करते हैं, चाहे कुछ भी हो, चाहे वो कोई भी तरह का सेंटेंस की टाइप हो, सबसे पहले हमने कैपिटल लेटर जो है वो करना है, और फिर उसके बाद हम इट एंड्स विद द पीरियड, पीरियड्स मीन अ फुल स्टॉप, और फिर जनरली द सब्जेक्ट इज नॉट मेंशन, ओनली द प्रेडिकेट इज एक्सप्रेस्ड। इसमें कभी कभार सब्जेक्ट मेंशन नहीं भी होता, जैसे कि मैं आपसे कह दूं, डू ड्रिंक, ओके, गो ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। अब हमने यहाँ पे एक सेंटेंस लिख दिया है, गो ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। अब यहाँ पे देखिए, आपको सब्जेक्ट नहीं नजर आ रहा है, मैं किससे कह रही हूँ किससे नहीं कह रही, नहीं आ रहा। पर क्या करना है, वर्ब क्या है हमारा, ब्रिंग है, और क्या लेके आना है, ग्लास ऑफ वाटर, वो क्या है हमारा, ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो इसमें हमारा सब्जेक्ट क्या है, वो मिसिंग है। क्लियर। तो इसमें कभी कभार इंपेरेटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट मिसिंग भी होते हैं, और उसमें सिर्फ प्रेडिकेट होता है, वर्ब और ऑब्जेक्ट होता है, और उसमें हमें बताया जा रहा होता है, कोई कमांड दी जा रही होती है। क्लियर। तो ये हमारे पास ऐसे सेंटेंसेस जिसमें हमारे पास कमांड हो, रिक्वेस्ट हो, ऑर्डर हो, उनको हम किस कैटेगरी में रखते हैं, उनको हम रखते हैं इंपेरेटिव सेंटेंसेस की कैटेगरी में। हम आगे देखते हैं, imperative sentences, प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। अभी देखिए, आपने रिक्वेस्ट की थी, और उसके बाद यहाँ पे किससे कहा जा रहा है हमें नहीं पता, वी डोंट नो दैट whom we are addressing, we just know that give me a glass of water, that he has to give, and that's the verb, and what he has to give, the glass of water, so it's a object. We don't know the subject here, so subject is missing, but still the sentence conveys a proper meaning. This group of word is called sentence. Why? Because it states a proper meaning, and in the category of sentences it falls in the category of imperative sentences. Why? Because a request has been made here, that please fetch me a glass of water. अब कुछ और देख लेते हैं हम imperative। अब देखिए, go to school। अब यहाँ पे वो रिक्वेस्ट नहीं करा, वो उसने कमांड दे दी है, उसने ऑर्डर दे दिया है, प्लीज क्लोज द डोर। ये देखें, प्लीज आ गया ना, ये पोलाइट वर्ड्स होते हैं, प्लीज, कैन यू प्लीज डू दिस और दैट। तो ये हमारे पास कौन से होते हैं, रिक्वेस्टिंग वर्ड्स होते हैं। अब ये रिक्वेस्ट होगी है हमारे पास, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लीज क्लोज द डोर। अब उसके बाद है टेल मी हु ही इज। अब यहाँ पे क्या उसने पूछा नहीं है कि प्लीज मुझे बताओ, वो कहेंगे टेल मी हु ही इज, कि वो मुझे बताओ कि वो कौन है। अब ये देखिए, काइंडली लेंड मी योर बुक। काइंडली मतलब होता है बराए मेहरबानी। अब वो क्या कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है। तो हमें पता चल गया कि ये हमारे पास कौन सा सेंटेंस है, ये हमारे पास इम्पेरेटिव सेंटेंस की टाइप में आता है। प्लीज कॉल योर सिस्टर, प्लीज अपनी बहन को कॉल करो, ये कौन सा सेंटेंस में आता है, कि हमारे पास समय अपने सिस्टर को कॉल करो, उसने रिक्वेस्ट कर दी है। ठीक है, थर्ड टाइप की बात कर लेते हैं अब हम, कि थर्ड टाइप क्या होती है। A third type is called as interrogative sentence. इंटेरोगेटिव सेंटेंस। हमने अक्सर जब टेंसेस किए थे तो हम कहते थे इंटेरोगेटिव सेंटेंस। क्या करते थे हम उस इंटेरोगेटिव सेंटेंस में, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में कोई सवाल पूछा जा रहा होता है। ठीक है, कोई क्या? भी सवाल। क्या? यस। ठीक है, क्या आपने ये काम किया, क्या वो काम करता था। हम इसमें क्या पूछते हैं, इसमें हम पूछते हैं क्वेश्चन, कि हमारा सवाल है। जैसे मैं आपसे पूछती हूँ, क्या आपने आज खाना खाया, तो ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में हम क्या करते हैं, हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में क्वेश्चंस पूछते हैं। डू यू नो दैट मैन, क्या तुम उस आदमी को जानती हो। अब इसको यहाँ पर देखें, डू यू नो दैट मैन, क्या तुम उस आदमी को जानती हो। अब यहाँ पे क्या है, सबसे पहले हमने स्टार्ट में ही डू लगा दिया है, हमने स्टार्ट में ही एक क्वेश्चनिंग वर्ड लगा दिया है। आगे के इसमें, अब इसमें देखें, ये पीरियड पे एंड नहीं कर रहा, ये फुल स्टॉप पे एंड नहीं कर रहा है, ये किस पे एंड कर रहा है, ये हमारे पास एंड कर रहा है क्वेश्चन मार्क के ऊपर। क्वेश्चन हमने भी मार्क। पीछे दो सेंटेंसेस, वेरी गुड, हमने पीछे क्या दो थोड़ी आवाज सेंटेंसेस हल्की पढ़े आ थे, रही है? हमने पीछे कल दो क्या थोड़ी सेंटेंसेस आवाज पढ़े हल्की थे। आ रही है? आपको मेरी ठीक आवाज आ रही है, अब आवाज ठीक आ रही है।
हमने यस पहले दो सेंटेंसेस पढ़े थे, उसमें क्या था, यस फुल स्टॉप इम्पेरेटिव में, और हमारे पास दूसरा सेंटेंस कौन सा था, डिक्लेरेटिव सेंटेंस। दोनों में हमारे पास फुल स्टॉप आता था एंड पे। लेकिन इसमें हमारे पास क्या आएगा, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हमारे पास क्वेश्चन मार्क आता है। ठीक है, हमारे पास क्या आता है, क्वेश्चन मार्क। जैसे हम कहते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इसकी हम कुछ और जो है टाइप्स देख लेते हैं, कुछ और इसकी एग्जांपल्स देख लेते हैं। डिड यू नो हाउ टू राइट अ पोम, क्या तुम जानते हो, डू यू नो सॉरी, कैसे आपको पता है कैसे लिखते हैं पोम को। अभी देखें शुरू में क्या आ गया है, डू, डिड, हैज, हैव। अब आपको समझ आ रही है ना ये बातें। टेंसेस को बिल्कुल स्टार्ट में करने का मकसद ये था कि हम उन्हें एंड में एक दफा दोबारा करेंगे जब हमें सब चीजों की बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी। बस शुरू में करने से अब हमें बहुत सी बातों की समझ आना शुरू हो गई है कि इसके शुरू में डू क्यों आया है, और डू क्या होता है, और ये डू यहाँ कहीं बीच में क्यों नहीं आ गया। क्योंकि जब हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं हमें पता है कि हम क्या करते हैं, अपने हेल्पिंग वर्ब को, प्रेजेंट टेंस के हेल्पिंग वर्ब को, डू या डज को बिल्कुल स्टार्ट में ले जाते हैं। ठीक है, डू यू नो हाउ टू राइट अ पोम, अब इसके एंड पे क्या आया है, क्वेश्चन मार्क आ गया है। डिड द चाइल्ड ईट हिज डिनर, अब डिड क्या है, डिड डू की सेकंड फॉर्म है, इसका मतलब अब बात पास्ट में चली गई है, क्या बच्चे ने खाना खाया था, तो अब हमारे पास वो भी क्वेश्चन मार्क आ गया है, तो इसका मतलब ये भी हमारे पास इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। अब देखें WH वर्ड्स जितने भी होते हैं ना, ये भी हमारे पास इंटेरोगेटिव की टाइप्स में ही आते हैं। WH वर्ड से आई मीन व्हाट, बाय, वेयर, व्हेन। अब सबके एंड पे स्टार्ट में क्या आता है, WH आता है, इस वजह से हम उन सबको इंटेरोगेटिव की कैटेगरी में रखते हैं। व्हेन, वेयर, बाय, हु, ये सब क्या है, इनके शुरू में क्या आ रहा है, WH आ रहा है, ये देखिए, व्हेन, वेयर, बाय, इनके सबके एंड शुरू में WH आ रहा है। ठीक है, हैव यू रिसीव्ड माई गिफ्ट, ठीक है, हैव यू एवर रिसीव्ड माई गिफ्ट, क्या आपने कभी मेरा रिसीव किया था गिफ्ट। हैव कहाँ से आया है, हैव हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट जब हम यूज करते हैं उसमें हमारे पास हैज और हैव आता है। ठीक है, हमें पता है, और हम लोग जैसे इसको शुरू में ले आएंगे तो वो कौन सा सेंटेंस हो जाएगा, वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। वेयर डू यू लिव, अभी कौन सा लफ्ज आ गया है, WH आ गया है। एक और भी इसमें हम लोग इंटेरोगेटिव में वर्ड यूज करते हैं और वो होता है हाउ। ठीक है, हाउ मेनी मैंगोज यू ईट, तो ये भी हमारे पास क्वेश्चन ही होता है, इसमें भी हम लोग क्वेश्चन ही, टाइप ऑफ क्वेश्चन ही इसको कहते हैं, तो इसको हम इंटेरोगेटिव में ही सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, अब हम इसके आगे देखते हैं, अगली जो लास्ट टाइप है हमारी, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। एक्सक्लेमेटरी से ही पता चलता है कि इसके एंड पे एक्सक्लेमेशन मार्क आएगा। अगर आपको बिल्कुल याद हो शुरू की क्लासेस तो मैंने आपको बताया था, जब हम किसी बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशन का, जज्बे का इजहार करते हैं, फीलिंग का इजहार करते हैं, किसी गुस्से का इजहार करते हैं, सरप्राइज का, ओ सो यू आर दैट गर्ल विच शी वाज टॉकिंग अबाउट, तो हम बहुत सरप्राइज हो गए ना, हमने बहुत, हमारे अंदर हमने सरप्राइज होकर बात की है, तब हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को यूज करते हैं। ठीक है, उन सेंटेंसेस को हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। जैसे कि हम इसके बारे में पढ़ेंगे, इसमें भी हम सेंटेंस को कैपिटल करते हैं फर्स्ट लेटर को, और फिर लिखना स्टार्ट करते हैं। इसी तरह इसमें हम क्या करते हैं, सेंटेंस के एंड पे एक्सक्लेमेशन मार्क लगाते हैं। एक्सक्लेमेशन मार्क क्या होता है, एक्सक्लेमेशन मार्क होता है ये। ठीक है, एक्सक्लेमेशन मार्क। ठीक है, ठीक है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में हम अपने किसी स्ट्रॉन्ग इमोशन का इजहार करते हैं। ओह, आई लॉस्ट, मैं हार गई। अल्लाह, आई वॉन, मैं जीत गई। या मैं कह दूं हुर्रे, यमी, तो ये सब क्या है, ये सब हमारे पास एक्सक्लेमेशन मार्क, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में आते हैं, क्योंकि इसमें हम अपने किसी ना किसी जज्बे का इजहार कर रहे होते हैं। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं, इसके लिए देखे, हेल्प, आवर हाउस इज ऑन फायर, क्या हुआ है, घर को आग लग गई है, वो बहुत परेशान है और वो चीख रहे हैं, तो वो कहता है हेल्प, हमें बचाओ, हमारा घर फायर पे है। अब इसमें किसी बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशन का इजहार हो रहा है, हमें पढ़ के पता चल रहा है कि वो इंसान ऐसे नहीं कह रहा होगा हेल्प आवर हाउस इज ऑन फायर, नहीं, वो कह रहा होगा हेल्प माई हाउस इज ऑन फायर। तो हम क्या करेंगे, हेल्प के बाद एक्सक्लेमेशन मार्क लगाया, आवर हाउस इज ऑन फायर उसके बाद भी हमने एक्सक्लेमेशन मार्क लगाया। ठीक है,
अब हम आगे देखते हैं। व्हाट अ गुड डिनर दैट वाज। अब हम ऐसे नहीं कहते व्हाट अ गुड डिनर दैट वाज, हम कहते हैं व्हाट अ गुड डिनर दैट वाज। हम बहुत खुशी का इजहार करते हैं, हमें बहुत अच्छा लगा। तो हम उसके एंड पे क्या लगाते हैं? एक्सक्लेमेशन मार्क। ओह माय गॉड। तो हमने ओ के बाद क्या लगा दिया? एक्सक्लेमेशन मार्क। रन फॉर योर लाइफ जोस, इसमें वो चीख रहा है, वो कह रहा है अपनी जिंदगी के लिए भागो जॉस। वो जॉस भाग रहा है तो उसके बाद हमने एक्सक्लेमेशन मार्क। फॉरगिव मी मदर, इसमें हम बहुत उदास हैं और हम अपने उदासी का इजहार कर रहे हैं और कह रहे हैं कि प्लीज हमें माफ कर दे अम्मी। तो वो भी वहां पे क्या है? एक्सक्लेमेशन मार्क लगेगा। समझ आ रहा है? जहां भी हम किसी जज्बे का इजहार करें, खुशी का इजहार करें, बहुत गमी का इजहार करें, बहुत नदामत का इजहार करें, या बहुत डर जाए, हम अपने गुस्से का इजहार करें या डर का इजहार करें। आह हियर कम्स हिज वाइफ, ओह वो देखो उसकी बीवी आने लग गई है अभी। तो आह के बाद हमने क्या लगाया है? हमने एक्सक्लेमेशन मार्क लगाया, बिकॉज वी आर एक्चुअली एक्सप्रेसिंग अ स्ट्रॉन्ग इमोशन। हम अपना एक बहुत जैसे मायूसी का एक इमोशन जो है उसको इजहार कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर? अब आगे टेस्ट योर स्किल, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आ गए हैं। अब हम आगे देखते हैं, हम ये सबसे एंड पे करेंगे, हम अभी नहीं करेंगे। आगे आ जाते हैं काइंड ऑफ सेंटेंसेस अकॉर्डिंग टू द फॉर्म। जब हम किसी फॉर्म के मुताबिक जो सेंटेंसेस होते हैं उनके बारे में, कि वो किस तरह के होते हैं। इंशाल्लाह हम अपनी अगली क्लास में ये कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि अभी हमारे पास इतना टाइम नहीं है। लेकिन हम देखेंगे कि अगर हम किसी की सेंटेंस की जो फॉर्म होती है, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ये क्या होते हैं। लेकिन क्योंकि हम हमेशा शुरू जूनियर लेवल से करते हैं, मतलब हम मतलब बेसिक लेवल से स्टार्ट करते हैं, इसलिए हमने आज सिर्फ ये किया। ठीक है, समझ आ गई है? कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम ने है तो आप जो है शेयर कर सकते हैं, मुझे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे काइंड ऑफ सेंटेंसेस अकॉर्डिंग टू द फॉर्म। ठीक है।